नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं खोज खबर। हमारे साथ हैं आज बातचीत करने के लिए एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी, जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसा आप लगातार सुन भी रहे हैं टीवी चैनल्स पर, पेपरों के माध्यम से, जम्मू के जो शिवकोड़ी जगह है वहां से दर्शन करके श्रद्धालु आ रहे थे, जिसमें से यूपी के भी थे उसमें बस में, राजस्थान के भी थे, दिल्ली के भी थे। उसमें से हम बातचीत करें तो सर 9 लोगों की जिस प्रकार से सूत्रों से पता चल रहा है मौत हो चुकी है, आतंकवादी हमला हुआ है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हमने आतंकवाद पर कंट्रोल कर लिया है। देखो, आतंकवाद पे कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। आतंकवाद पे एक ही चीज कंट्रोल कर सकती है, एक दूसरे का सम्मान और प्यार मोहब्बत और लोगों के साथ न्याय। अगर अन्याय घर में भी होता है तो घर में भी कोई एक सदस्य आतंक फैला देता है, पूरे घर को सिर पे उठा देता है, या घर का कोई बच्चा भी आतंक करता है तो उसको हम समझाते हैं या गोली मारते हैं। और हम पूछते हैं भाई क्या कारण, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं बार बार कह चुका हूँ, न केवल इस देश का, धरती का एक भी मानव आतंकवादी नहीं है, एक भी मानव नक्सलवादी नहीं है। ये सब हमारे जैसे लोग हैं, हमारे अपने हैं सब के सब। ये जो इस रास्ते पे चलते हैं उनको कहीं ना कहीं फीलिंग हो या कोई ट्यूटरिंग हो, कोई लालच में या भय की वजह से इस तरह के कामों में शामिल हो जाते हैं। सरकारों का काम है, जिस तरह परिवार का काम है अपने हर बच्चे, हर घर के सदस्यों को कि उसकी तकलीफ पूछना, जब वो कुछ झगड़ा करे तो उसका कारण पूछना, उसका निदान करना घर में बैठ के। इसी तरह से पूरी दुनिया या देश में भी उसी तरह से ही व्यवहार कर सकते हैं। घर में हम जो व्यवहार करते हैं वही देश में और वही दुनिया में व्यवहार करना बनता है। अलग तरह के सरकार को बंदूक की नोक पे आप सोचो, बंदूकें लोगों को, बंदूकें शांति नहीं ला सकती, बंदूकों से कोई आतंकवाद खत्म नहीं किया जा सकता, और बदमाशी का जवाब बदमाशी नहीं हो सकता। आतंकवाद सरकारी आतंकवाद से नहीं मिटाया जा सकता। अगर कोई गलती करे, हत्याएं करे एक दूसरे की, वो अच्छा काम नहीं है, बिल्कुल गलत काम है। मैं नहीं समझता इस देश का कोई भी, दुनिया का कोई भी आदमी गलत काम करके पछताता नहीं हो। इसी तरह से बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता, बुराई को अच्छाई से खत्म किया जा सकता है। शिक्षा में सुधार और सरकार के काम करने में सुधार। सरकारों को ऐंठ के जेड सराहने की सुरक्षा और बंदूक के और तोपे तान के सुरक्षा की गारंटी नहीं। भाईचारे से सबको साथ लेके, सबके साथ व्यवहार करके, सबको अपने जैसा मान के और सबकी बात सुन के। हमारे देश में बोलने की आज़ादी तो बची नहीं, हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है ही नहीं। कितनी अफसरशाही है और कितनी नेतागिरी है। नेता कैसे लूट खसोट मचा के चंद दिनों में कितना पैसा कमा लेते हैं, और इलेक्शन जीतने के लिए जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और जो आरएसएस से वो कह रहे हैं शिक्षा ली है, या सुशासन और नैतिकता की शिक्षा, आरएसएस कहता है हम आदमी बनाते हैं अच्छे आदमी, और वो अच्छे आदमी बीजेपी में आते हैं और वो क्या काम करते हैं, इलेक्शन में पैसा बांटना, शराब बांटना, पैसे से एमएलए खरीदना, एमपी खरीदना, और सरकारी एजेंसियों का भय दिखा के लोगों को डराना, चंदा लेना, ये करना। ये क्या है? ये आतंकवाद तो ये है। आतंकवाद कोई कुछ लोगों की हत्या करना ही आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद है, आतंकवाद की परिभाषा है ऐसा हर कार्य व्यवहार आदमी का। लेकिन ये तो भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजे तो पूरा देश खुश है, और जेल नहीं, उनको जमानत मिलकर ट्रायल करके उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, वो इसी देश के सारे लोग हैं, उनको साबित करना चाहिए। और जो उन्होंने पैसा कमाया है गलत तरीके से, उसको पैसा देश को मिलना चाहिए। किसी को जेल भेज के उसको जेल में रखने से हम सत्ता बचा लें या सत्ता बचाने का प्रोग्राम हो, तो ऐसा कानून व्यवस्था इस देश को नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा देश है। भ्रष्टाचार में भी चुन चुन के लोगों को चिन्हित करना, ये सबसे बड़ा व्यभिचार है। कल लेकिन सर शपथ ग्रहण था, इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये घटना क्यों सामने आई, इस पे तो सरकार को जवाब देना चाहिए। वहाँ पे सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? जो छाती ठोक ठोक के कहते हैं आतंकवाद खत्म कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया, वो सुरक्षा क्या थी? और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या इनपुट थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने अगर बताया था हमला होने की आशंका, तो क्या पुख्ता इंतजाम थे या नहीं थे,
या सारे के सारे पुख्ता इंतजाम देश के प्राइम मिनिस्टर को ही जब वो मेडिटेशन करते 3,000 आदमी उन्हीं को बचाने में लगे हुए हैं और देश के आम आदमी को बचाने में नहीं है। तो यहाँ तो मेडिटेशन करता है प्राइम मिनिस्टर, 3,000 सुरक्षा कर्मचारी वहां पहुंच जाते हैं और देश को इस तरह अगर छोड़ दिया जहाँ पे कोई भी आदमी उनकी बस पे हमला करके हत्या कर सकता है तो काहे का ये सिस्टम है। दिस इज रॉन्ग कि खुद चार दीवारी में रहो, जेड श्रेणी में, जेड प्लस में रहो और देश की जनता, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है? पुलवामा हमला हो जाता है सर। इंटेलिजेंस एजेंसी का काम, पुलवामा का आज तक लोगों को कोई विश्वास नहीं है सरकार पे। अब तक भी पता है कि कहीं ना कहीं वोट की राजनीति हुई है, ऐसा देश का मानना है। और ये भी इतना जल्दी ये घटना होना और उसमें भी ज्यादा आदमी यूपी के मारा जाना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यूपी में अभी भी ताजा हार का मुंह देखना पड़ा है बीजेपी को। तो इस देश को अब शक हो गया, ये देश सरकार की कई बातों पे विश्वास नहीं कर सकता और करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि यूपी की लोग ज्यादा हैं, अभी अभी सरकार बनी, अभी अभी जीते हैं, वहाँ के ज्यादा एमपीस निकले हैं दूसरी पार्टी से। ये भी एक एंगल है सोचने का और सोचना भी चाहिए। भाई हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान हो जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल है। हम ऐसा क्यों सोचे? पुलवामा पे आज तक क्लीन चिट देश ने नहीं दी इनको और इन्होंने क्लीन चिट लेने की कोशिश भी नहीं की, ये चुप हो गए। इन्होंने सोचा एक चुप 100 को हराता है, तुम चुप रहो चाहे जो मर्जी उल्टा काम हो। देश जवाब चाहता था, इन्होंने जवाब नहीं दिया। और जो एक चैनल है वो चिल्लाता है बार बार, देश पूछता है, देश पूछना चाहता है, वो सारे के सारे क्या काम कर रहे थे? इस देश में मीडिया नहीं बचा हुआ है, इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं बची हुई, इसमें हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे चला गया देश, पारदर्शिता में सबसे नीचे चला गया। इस देश में तो एक और गड़बड़ हो गई, यहाँ तो ह्यूमन राइट कमीशन जो इंडिया का है उसका एफिलिएशन, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की संस्था है उसने एक तरह से जैसे जात में से निकालते हैं ना गांव में, या समाज से बाहर करना किसी आदमी को, हमारे ह्यूमन राइट कमीशन को समाज से बाहर कर दिया अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने कि जाओ तुम काहे के ह्यूमन राइट कमीशन बने बैठे हो, ना तुम स्वतंत्र हो, तुम बाइस्ड हो, तुम किसी की सुनते हो और सरकार के हिसाब से चलते हो, तुम कोई ह्यूमन राइट कमीशन का नाम है, तुम काम कुछ नहीं कर रहे, तुम बेकार संस्था हो, इसलिए हम तुम्हें अपने इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंदर बैठना भी तुम्हारा पसंद नहीं करते, तुम्हारा नाम काटते हैं। जैसे स्कूल से बच्चे को बर्खास्त करते हैं ना, बदमाश करने बच्चे को, ऐसे ही हमारे ह्यूमन राइट कमीशन का नाम एक बदमाश बच्चे की तरह काट के बाहर फेंक दिया। और ये देश, ये कब हुआ? जब सुशासन था इस देश में, जब ये छाती ठोक ठोक के कहें कि डंडोरा पीट रहा हमारे दुनिया में बेइज्जती हो रही है। दुनिया में ये बेइज्जती हो रही है कि जहाँ का प्राइम मिनिस्टर इस तरह का ढोंग करता है और जो ही यूपी में हारता है वो श्री राम का नारा लगाने के बजाय जय जगन्नाथ करना शुरू कर देता है। इस तरह की चालाकियां इस देश में समझ रहा है। और मैं तो एक और कह रहा हूँ, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में और मेजोरिटी जनता में भी है कि देश की जनता ने इन लोगों को नहीं जिताया, देश की जनता ने इनको हराया है। ये जो सीटों के आंकड़ों में जो जीते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर इसकी जांच हो इस देश में पूरी की पूरी तो देश जीतेगा और बीजेपी और ये सरकार जो बनी है ये हारेगी। सर, कई बार विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि इनकी सरकार बन जाएगी, ये दोबारा आ गए तो संविधान को बदल देंगे, लेकिन संविधान को तो वो चूम रहे हैं, ये ड्रामे माथे से लगा रहे हैं, ये ड्रामेबाजी करते हैं। जिसको ये चूमते हैं उसका विनाश जरूर करना है इनको। ये जो करते हैं ये दिखाने के लिए, उससे उल्टा करते हैं। अब देश समझ गया इन बातों को, और वो तो इनकी औकात नहीं बची संविधान में संशोधन करने की, खत्म करने की। संविधान के हिसाब से तो काम ही नहीं कर रहे, संविधान का तो पहले सर्वनाश कर चुके हैं। संविधान में तो ये भाईचारा है, पॉलिटिकल जस्टिस है, इकोनॉमिकल जस्टिस है। इस देश में इकोनॉमी में असमानता बढ़ी है, लोगों में चंद लोगों की पूंजी बढ़ गई, पूरा देश गरीब हो गया। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन के भरोसे बैठना पड़ा। इस देश का हर आदमी मेहनत का आदमी मेहनत करके अपना भी भरता है, देश को भी देता है। जो ये कंपनियां टैक्स देती हैं, ये कंपनियां टैक्स नहीं देती, इसके पीछे इस देश की मेहनत है, देश के लोगों की मेहनत है। मेजोरिटी जो जनता है, जिनको जो गरीब और गरीबी रेखा से नीचे, उनकी मेहनत पे ठगी मार रही है कंपनियां। और जो इस देश की खदान है, जो देश की संपत्ति है, उसको जो लोग ठग, कुछ लोग कंपनियों के नाम पे हड़प रहे हैं, ये दरअसल देश का पैसा है। निःशुल्क राशन के रूप में या किसान निधि के रूप में उनका लूटा हुआ पैसा, जितना 60,000 लूट के एक आदमी से, एक किसान से, एक मजदूर से, उसको 6,000 साल में वापस करना, ये बदमाशी है, ये चालाकी है, ये धूर्तता है।
अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी नीट की परीक्षा को लेकर के। जिस तरीके से नीट की परीक्षा में धांधली जो सुनने में आ रहा है कि हो रही है, रिजल्ट आए हैं तो उसमें से काफी बच्चे तो टॉपर्स निकल जा रहे हैं और एक ही जो है राज्य के जिले के लोग जो हैं वो सारे ही पास हो जा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? बेटा, ये देश भौतिकवाद का शिकार हो गया है और आज के दिन में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो भौतिकवादी लोग हैं। वो ढोंग करते हैं स्पिरिचुअल पर्सन होने का, स्पिरिचुअल संगठन होने का। इस देश में सब कुछ पद और पैसे के लिए हो रहा है, जो कि मानवीय है। यहाँ की व्यवस्था संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था बनाने का काम और उसको सुचारू रूप से चलाने की ड्यूटी है। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं ये देश के मालिक नहीं हैं, ये देश के टेम्परेरी जिम्मेदार लोग हैं। इनको जिम्मेदारी दी गई, इनको पावर नहीं है। पावर तो बंदरों के पास होती है जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर दें। किसी की टोपी छीन ली, किसी का कपड़ा फाड़ दिया, किसी के हाथ में से चीज छीन के ले गए। आदमी बंदर नहीं है। हमारा संविधान बंदरों की तरह व्यवहार करने के लिए नहीं कहता। उसका काम, उसमें कोई पावर नहीं है, उसमें सारी जिम्मेवारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राष्ट्रपति, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द MP, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स। अफसरों की जिम्मेवारी क्या है? किसी की भी यहाँ पावर नहीं है, ये सारी जिम्मेवारी है। ये शासन मानसिकता की वजह से अंग्रेजों के गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम रहे या और लोगों के गुलाम रहे। इन लोगों में अपने देसी जो लोकल राजा थे इनके भी गुलाम रहे। उन्होंने भी आम जनता का कोई ख्याल नहीं रखा। अपने बड़े बड़े महल बना लिए इस देश के अंदर। लोगों की मेहनत मजदूरी, लोग धरती में सोते थे, ये महलों में सोते थे। ऐसा कैसे पॉसिबल था? ये सारी बदमाशियां इस देश में चलती रही। सारा का सारा ये है कि देश में संविधान पावर नहीं देता, जिम्मेदारी देता है और ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। और जो ये नीट वाली बात है, इतनी बड़ी बदमाशी आज के दिन में कैसे पॉसिबल है? जब हम कहते हैं हम टेक्नोलॉजी वाले देश हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं सहन करेंगे, हम फलाना नहीं करेंगे। ये लाख करोड़ों में पेपर बिकते हैं इस देश में, PG के भी और ये MBBS के, MD के भी। और यहाँ बहुत शरारत और बदमाशियां होती हैं। अहम पेपर है सर। यहाँ तो पुलिस के सिपाही के पर्चे बिकते हैं इस देश में। ये देश नंगा हो चुका है भ्रष्टाचार में। और ये जो लोग बैठे हुए हैं सरकार में, ज्यादातर वही चरित्र के लोग हैं। हमारा जो सिस्टम है ना जनता को, इनको चुनने का, जनता का ध्यान अभी नेताओं के आचरण पे नहीं गया। किसी की हवा वायदे के, जाति के नाम पे, रिलीजन के नाम पे पैसे खर्च करने वालों को वोट दे देते हैं। अभी उनको ये नहीं पता कि आचरण जिसका सही हो वही आदमी हमें हमारे अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है, वही आदमी जिम्मेवारी निभा सकता है। गलत आचरण वाले लोगों से की भरमार है पॉलिटिकल पार्टी में, और सत्ता में भी जो लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे पद पैसे के पीर हैं और ज़्यादातर भ्रष्टाचारी लोग हैं। अगर देश में वो झूठ पकड़ने वाली मशीन पे नार्को टेस्ट इन सारे MPओं का हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ सारे MPओं का नार्को टेस्ट होना चाहिए शपथ होने से पहले, और उनसे पर्सन पूछने चाहिए, एक पर्सनावली बनानी चाहिए। और उस पर्सनावली बनाने से जो उसमें फेल हो जाता, समझो भ्रष्ट आदमी है, उसको MP की शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए, उसका डिक्लेयर ही नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूँ MP बने तो सेकंड उस पे रैंक पे जो आता है उसको विजयी घोषित करना चाहिए। जब पार्लियामेंट में जाने, चोर उच्चकों के लिए, भ्रष्टाचारी व्यभिचारियों के लिए पार्लियामेंट नहीं है। सर एक क्वेश्चन मेरा लास्ट में एक और है जो कि कंगना रनावत जी को लेकर है। जिस तरीके से उनको थप्पड़ मारा गया है एक जो है CSF की जवान द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हर किसी भी तरह की हिंसा बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर जितनी हिंसा सरकार या स्टेट करता है लोगों पे, उसके मुकाबले में ये कोई हिंसा नहीं है। लेकिन वो कह रही है कि हमारी माता जी जो है वो वहाँ बैठी थी, किसान जनप्रतिनिधि जो जनता के प्रतिनिधि होने का दम भरते हैं, वो इतनी जहरीली भाषा बकवास करते हैं, जिनमें देश का प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है। इन सब नेताओं की भाषा देखो, इनके भाषण देखो, इनको किसने अधिकार दे दिया बकवास करने का? ये मर्यादा सारी लांघते हैं। इन्हीं मर्यादाओं को देख देख के युवाओं में, नई पीढ़ी में एक रोष पैदा होता है, रोष पूरे देश में पैदा होता है, और वो रोष कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं के रूप में सामने आ जाता है। उसी तरह के ये रोष एक सामने आया। जो आदमी, इसके बयान दर्ज नोट करो इस लड़की के जो MP बनी है, कि इसने अब तक क्या क्या बयान दिए हैं, उससे अंदाजा हो जाएगा ये जनप्रतिनिधि बनने के काबिल थी भी या नहीं थी। तो जीत तो हासिल हो गई। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ पैरामीटर ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ नार्को टेस्ट होना चाहिए,
शपथ दिलाने से पहले, और उस नार्को टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिससे पता चले ये आदमी भ्रष्टाचारी व्यभिचारी तो नहीं है, ये नैतिक पतन वाला आदमी तो नहीं है। तो जब वो टेस्ट में पास हो जाए तभी उसको शपथ दिलानी चाहिए, नहीं वापस उसको घर भेज देना चाहिए। और उससे कम वोट वाला जो है सेकंड नंबर पे, उसको फिर बुलाना चाहिए नार्को टेस्ट के लिए। इस तरह चोर उच्चकों को, बकवास करने वालों को, इमेच्योर लोगों को, संविधान की नॉलेज जिनको एबीसी का पता नहीं, वो लोग जनप्रतिनिधि बनना इसी तरह से है जैसे बंदरों के हाथ में उस तरह पकड़ाना। ये देश में बंदरों के हाथ में ज्यादा उस तरह पकड़ाए गए हैं इसीलिए तो हाल है। पार्लियामेंट का क्या हाल है, क्या इन्होंने सब्जी मंडी बना दिया पार्लियामेंट की, कभी तो इन्होंने रामलीला मैदान बना दिया, हर हर मोदी, मोदी के नारे, और इन्होंने गलत तरीके से, संविधान असंवैधानिक तरीके से अंग्रेजों की नकल मार के उन्होंने तो अब सुधार भी कर लिया अपनी बेवकूफ़ियों का, मगर हम उसी लकीर पे चले हुए हैं। और यहाँ दो ग्रुपों में बिठा देते हैं एमपीओं को, एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष, जैसे ये कोई पानीपत का चौथी लड़ाई होती हो पार्लियामेंट के अंदर। ये नॉनसेंस इन मूर्खों को पता ही नहीं, और इनको सुधार करना पड़ेगा। अब क्या लगता है, जिस प्रकार से शपथ तो ले ली गई है, प्रधानमंत्री जी बनी गए मोदी जी, तो क्या लगता है एनडीए की जो सरकार है वो चल पाएगी? मानवीय व्यवस्था और मानवता के लिए काम करेंगे, 140 करोड़ के बीच में और विभाजन करने की कोशिश नहीं करेंगे। न्याय के मुताबिक किसान, मजदूर और आम आदमी को उसकी परिश्रम का पूरा फल देंगे, या उसके मेहनतनामे पे कारपोरेट घरानों का, कंपनियों की ठगी नहीं लगने देंगे, और देश के जंगल और जमीन पे भूमाफियों का और कंपनियों को सारी धरती को खोदने का ये ठेके नहीं देंगे। तभी बचेगी ये सरकार, वरना ये सरकार बीच में टूटेगी। और बीजेपी के लोग भी इस बार खुल के बोलेंगे, जो कि तोते की तरह बेचारे बोलते थे, यस मैन की तरह से। डेमोक्रेसी नहीं है बीजेपी में 1% भी अंदर, 2-4 आदमियों का तिगड़ी का कब्जा है बीजेपी पे। ना यहाँ संघ वंग को कोई जानता, और ना ये उनका, ये बाकी संघ और बीजेपी वाले तो इसी में खुश हो गए, इनके सारे दफ्तर पक्के बना दिए, संघ की बिल्डिंगें बनवा दी, उसी में खुश हैं। जो लोग पैदल चलते तो जहाज में घूम रहे हैं आजकल, और 5 स्टार फैसिलिटी ले रहे हैं। संघ वंग का भी सारा ड्रामा सामने आ गया है, और इनका चरित्र नंगा हो चुका है देश के सामने। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा और है सर, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि हम राम को लाए हैं अयोध्या नगरी, वहीं से हार जाते हैं। बेटा मैं तो एक और बात आपको बताऊंगा आज, जो देश में व्यापक है, और देश के लोग इसको, हम बुजुर्गों ने जो काम किया हम उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहते, मगर देश के अंदर अब कोई किसी भी कथा कहानी को या ग्रंथ को चुपचाप नहीं मान पाएगा, उन पे क्वेश्चन उठाएगा। क्योंकि आज साइंस का युग है, एक छोटे से हल्के से बाल से भी पता, बाल का भी पता चल जाता है कितने साल पुराने आदमी का ये बाल है, गधे का, घोड़े का, किसका है। तो आज साइंस ने जो तरक्की की है उसके आधार पे हम मान्यताओं को या झूठी कथा कहानियों को नहीं मान पाएंगे। हमारी अगली पीढ़ी और अब वाली पीढ़ी एक क्वेश्चन उठाएंगे, और क्वेश्चन उठाना अधिकार है, उसका जवाब देना शिक्षा की जिम्मेदारी है। इस देश में सबसे पहले 2 शहर किताबों में आए, धरती पे बाद में आए। वो 2 शहर कौन से हैं? जो किताबों में लिखे गए या गढ़े गए और बाद में धरती पे आए, वो 2 शहर हैं, अयोध्या और दूसरा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नाम की भी कोई जगह नहीं थी। कुरुक्षेत्र में आज तक कोई सबूत नहीं मिला, ना हाथी का, घोड़े का, तलवार का, हाथी दांत का, एक भी सबूत आज तक नहीं मिला वहां पे। और वहां थानेश्वर को खत्म करने के लिए, जो कि बौद्ध राजा था हर्षवर्धन बैंस, उसका ठिकाना था थानेश्वर, थानेश्वर को खत्म करने के लिए षड्यंत्र के तहत कुरुक्षेत्र बसाया गया, वरना वहां पर कोई सबूत नहीं है कि यहाँ कोई लड़ाई हुई थी। तो ये सारी बातें हैं, अब इनको हमें आज के युग में कोई, आप ये कहना चाहते हैं कि जनता धर्म के नाम पे नहीं, काम के नाम पर वोट देगी? धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे कोई वोट नहीं देगा, और देश जागरूक हो रहा है, पूरी दुनिया जागरूक हो रही है। और दूसरा, अंधविश्वास के नाम पे, आस्था के नाम पे, ढोंग के नाम पे आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, आपको माननी पड़ेगी बात। और जो गलतियां हैं, जो झूठ पे आधारित चीजें हैं, उनको हमें स्वीकार करना होगा। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि सरकार जिस तरीके से काम करेगी तो आगे चलेगी। और भी चीजें बताई, आप इनकी बात से कहाँ तक सहमत है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।